हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम यूजीसी नेट पीजीटी जीसी असिस्टेंट प्रोफेसर सोशल से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, हर एक के लिए मस्ट है। सब्जेक्ट ग्रुप में आपका एक सोशियोलॉजी होना चाहिए। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। हमने कल इस प्रैक्टिस सेट को 80 तक यानी कि 80 तक हमने यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे उसे अवश्य देख लें। सारे वीडियोज आपके यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ सब देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सॉल्व कर चुके हैं यहाँ तक। अब हमारा स्टार्ट होता है क्वेश्चन यहाँ से 81 से। तो सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। किस वेद में वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है? किस वेद में वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन यजुर्वेद, बी है सामवेद, सी है ऋग्वेद, ऑप्शन डी है अथर्ववेद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे ऋग्वेद में। ऋग्वेद में वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है। यजुर्वेद को देख लेते हैं। यजुर्वेद किसको कहा जाता है? यजुर्वेद सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। यजुर्वेद क्या कहलाता है? मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? अधर्यु कहा जाता है। इसके पाठकर्ता को, जो यजुर्वेद का अध्ययन करता है, उसे अधर्यु कहा जाता है। अधर्यु, इसे अधर्यु कहा जाता है। सामवेद, सामवेद को क्या कहा जाता है? सामवेद एक संगीत से संबंधित है। संगीत से संबंधित है ये। इस वेद में मुख्यतः यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है। यज्ञ के समय इस अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन किया गया है। इसके पाठ्यकर्ता को क्या कहते हैं? अधर्यु, उद्धृत कहा जाता है। इसके पाठ्यकर्ता को क्या कहा जाता है? उद्धृत कहा जाता है। उद्धृत कहा जाता है इसके पाठ्यकर्ता को। अथर्ववेद, ऋग्वेद क्या होता है? ऋग्वेद में इसमें 10 मंडल पाए जाते हैं। 10 मंडल ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को हम ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल पाए जाते हैं। 10 मंडल, 1028 सूक्त, 1028 सूक्त पाए जाते हैं और 10,462 ऋचाएं। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? हेतु कहा जाता है। हेतु का है, जो ऋग्वेद के अध्ययन करता है उसे हेतु कहा जाता है। अथर्ववेद, अथर्ववेद क्या है? अथर्ववेद में ये ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं इसमें। इसके कुल मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। औषधियों का उल्लेख किया गया है। इसमें औषधि का उल्लेख किया गया है। औषधि का उल्लेख किया गया है। इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें जादू टोना, पशु पक्षी, गृह निर्माण, कृषि उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीत, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत सारे वनस्पति एवं औषधियों, सब वंशीकरण,
यथाचित मात्र भूमि महात्मम आदि का विवरण दिया गया है। किसमें? अथर्ववेद में। अब ये भी पूछ लेता है कि सबसे प्राचीनतम, सबसे नया में बाद में कौन सा बना था? तो अधर्यु बना था। और सबसे पहले कौन बना था? तो ऋग्वेद है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवर का क्या तात्पर्य है? प्रवर का क्या तात्पर्य? समान गोत्र, जनजातियों में श्रेष्ठ, वन चयन की प्रक्रिया। ऑप्शन डी समान पूर्वज एवं समान ऋषियों के नामों का उच्चारण करने वाले। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, समान पूर्वज एवं समान ऋषियों के नामों का उच्चारण करने वाले। ऑप्शन डी। प्रवर का तात्पर्य, प्रवर का तात्पर्य है श्रेष्ठ से ही, प्रवर का तात्पर्य श्रेष्ठ से ही था। समान पूर्वज और समान ऋषियों के नामों का उच्चारण करने वाले व्यक्ति अपने को एक ही प्रकार से संबंध मापने लगे। एक प्रवर के व्यक्ति अपने को सामान्य ऋषि पूर्वजों से सकारात्मक एवं आध्यात्मिक रूप से संबंधित मानते हैं, अतः वे परस्पर विवाह नहीं करते हैं। तो वे परस्पर आपस में विवाह नहीं करते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म की अवधारणा संबंधित है कर्म फल से, पुनर्जन्म से, ऑप्शन सी है प्रारब्ध से, डी है ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, ये सभी आ जाएंगे। कर्म फल से, पुनर्जन्म से, प्रारब्ध से। कर्म फल की अवधारणा संबंधित है कर्म फल, पुनर्जन्म और प्रारब्ध से। कर्म का सिद्धांतम रूप बात पर भी बल देता है कि अच्छे कर्म का अच्छा और बुरे कर्म का बुरा फल होता है। किए गए कर्म का फल नष्ट नहीं होता और बिना कर्म के फल नहीं मिलता है तथा कर्म चक्र अनंत है और मनुष्यों को अपने किए गए कर्म का फल भुगतना ही पड़ता है। तो ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू संस्कार ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? पीएच प्रभु, गौरी शंकर भट्ट, राजबली पांडे, घुरिये। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन हिंदू संस्कार, हिंदू संस्कार ऑप्शन सी हो जाएंगे, राजबली पांडे। ऑप्शन सी। जीएस घुरिये की पुस्तक है, जीएस घुरिये की पुस्तक है कल्चर एंड सोसाइटी, कल्चर एंड सोसाइटी, कल्चर एंड सोसाइटी इनकी पुस्तक है। इंडियन साधुज, इंडियन साधुज अक्सर इनकी पुस्तकें पूछी जाती हैं। इंडियन साधुज इनकी पुस्तक है। पीएच प्रभु की पुस्तक है हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन। पीएच प्रभु की पुस्तक है हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन। यह राजबली पांडे की पुस्तक है, ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं लगेगा इसमें। हिंदू संस्कार पुस्तक है राजबली पांडे की, ऑर्गेनाइजेशन ये गलत हो गया इसमें, ये नहीं होगा। पीएच प्रभु की हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक है पीएच प्रभु की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जन्म पर आधारित स्तरीकरण का रूप देखने को मिलता है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जन्म पर आधारित स्तरीकरण का रूप देखने को मिलता है वर्ग व्यवस्था, ऑप्शन बी जाति व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, संयुक्त परिवार व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे?
ऑप्शन बी हो जाएंगे जाति व्यवस्था, ऑप्शन बी। दो परिस्थितियां देखने को मिलती हैं, एक प्रदत्त परिस्थिति, एक अर्जित परिस्थिति। एक अर्जित परिस्थिति होती है, एक प्रदत्त परिस्थिति होती है। जो अर्जित परिस्थिति होती है वो अपनी क्षमता और योग्यता के आधार पर उसे अर्जित किया जाता है। और प्रदत्त परिस्थिति जो होती है वो जन्म पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति मुख्यतः जन्म के आधार पर सामाजिक संस्करण और खंड विभाजन की यह गतिशीलता व्यवस्था है जो खाने पीने, विवाह, पेशा और सामाजिक सहवास के संबंध में अनेक या कुछ प्रतिबंधों को अपने सदस्यों पर लागू करती है। जाति पर जीएस घुरी ने 6 विशेषताएं बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू आश्रम व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था। हिंदू आश्रम व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था व्यक्ति का शारीरिक विकास करना, बी है व्यक्ति को सन्यासी बनाना, सी है व्यक्ति को पुरुषार्थ के व्यवस्थित पूर्ति के योग्य बनाना, ऑप्शन डी है व्यक्ति को सांसारिक जीवन के प्रति उदासीन बनाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट कर बताएं। हिंदू आश्रम व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था व्यक्ति के जीवन को इस तरह नियोजित किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, व्यक्ति को पुरुषार्थ के व्यवस्थित पूर्ति के योग्य बनाना, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक का मूल संबंध भारतीय संविधान के 17वें अनुच्छेद से है। ऑप्शन ए पिछड़े वर्गों की प्रतिनिधित्व, बी अस्पृश्यता का उन्मूलन, ऑप्शन सी अनुसूचित जातियों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, डी है समान रूप से व्यक्ति की स्वतंत्रता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट में बताएं। किस एक का मूल संबंध भारतीय संविधान के 17वें अनुच्छेद से है। ऑप्शन बी हो जाएंगे अस्पृश्यता का उन्मूलन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के अस्पृश्यता को एक सामाजिक बुराई के रूप में स्वीकार किया गया है तथा समाप्त करने की बात की गई है। वर्ष 1995 में संसद द्वारा अस्पृश्यता कानून पारित किया गया। 1995 में संसद द्वारा अस्पृश्यता कानून पारित किया गया था। 1995 में संसद द्वारा अस्पृश्यता कानून पारित किया गया। अस्पृश्यता कानून पारित किया गया जिसके अंतर्गत अस्पृश्यता को एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया। अस्पृश्यता को क्या क्या दंडनीय अपराध घोषित किया गया। और वर्ष 1976 में अस्पृश्यता अधिनियम लाया गया। 1976 में अस्पृश्यता अधिनियम लाया गया और 1955 में संशोधन भी किया गया था। 1955 में क्या किया गया था, 1955 में संशोधन किया गया था। 1976 में अस्पृश्यता अधिनियम लागू किया गया, 55 में संशोधन किया गया, फिर 1995 में संसद द्वारा अस्पृश्यता कानून पारित किया गया। तब 1976 में क्या किया गया था, अस्पृश्यता अधिनियम
अस्पृश्यता अधिनियम, इसे याद रखिएगा आप लोग, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। 1955 में ये संशोधन भी किया गया, 1955 में संशोधन किया गया, 1955 में संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का पता लगाने के लिए एक आयोग को नियुक्त करने का अधिकार देता है? ऑप्शन ए 340(1), ऑप्शन बी 341(1), ऑप्शन सी 342, ऑप्शन डी है 365(4). तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे 340(1), ऑप्शन ए। संविधान का अनुच्छेद 340(1) सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए उन वर्गों की पहचान करने का अधिकार देता है जिन्हें विशेषकर समर्थनकारी क्रियाओं की आवश्यकता है। तो ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बाल विवाह निरोधक अधिनियम सबसे पहले कब पारित किया गया? ऑप्शन ए वर्ष 1917 में, ऑप्शन बी 1929 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1936 में, ऑप्शन डी है वर्ष 1942 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे 1929 में, ऑप्शन बी। ये 1929 में पारित किया गया था, बाल निषेध अधिनियम पारित किया गया था। क्या किया गया था? पारित है। और 1 अप्रैल 1930 को लागू किया गया। अगर यही पूछ लेगा अधिनियम सबसे पहले कब लागू किया गया तो 1930 हो जाता है, यहाँ पर पारित किया गया तो 1929 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी दशा वैयक्तिक विघटन का कारण है? निम्नांकित में से कौन सी दशा वैयक्तिक विघटन का कारण है? ऑप्शन ए राजनीतिक अस्थिरता, ऑप्शन बी है बेरोजगारी, ऑप्शन सी महंगी शिक्षा प्रणाली, महंगी शिक्षा प्रणाली हो जाएगा यहाँ पर, महंगी शिक्षा प्रणाली, ऑप्शन डी है तापक्रम में वृद्धि। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? कौन सा दशा व्यक्तिक विघटन का कारण है? बेरोजगारी, ऑप्शन बी हो जाएंगे। व्यक्तिक विघटन के कारण निम्नलिखित हैं बेरोजगारी, गरीबी, बेरोजगारी हो जाएगा, बेरोजगारी, गरीबी, बेरोजगारी, गरीबी, स्वास्थ्य की स्थिति, पारिवारिक विघटन, परंपरागत संस्थाओं का टूटना, संस्कृति, मद्यपान, अपराध, ये सभी क्या है? ये व्यक्तिक विघटन का एक कारण है। लिखने में ज़्यादा समय लग जाता है इसलिए लिख रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन्मजात अपराधी, जन्मजात अपराधी का सिद्धांत किस विद्वान ने प्रस्तुत किया है? जन्मजात अपराधी का सिद्धांत किस विद्वान ने प्रस्तुत किया? सदरलैंड, बी ए डार्विन, सी ए टैफ्ट, डी ए लैम्ब्रोसो। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। जन्मजात अपराधी का सिद्धांत किस विद्वान से प्रस्तुत है? किस विद्वान ने प्रस्तुत किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। इन्होंने अपराधियों को 5 भागों में बांटा है। जन्मजात अपराधी, जन्मजात अपराधी होता है जन्मजात अपराधी, विक्षिप्त अपराधी, विक्षिप्त अपराधी, विक्षिप्त अपराधी, विक्षिप्त अपराधी, आकस्मिक अपराधी,
आकस्मिक अपराधी, अभ्यस्त अपराधी, अभ्यस्त अपराधी, व्यस्त अपराधी, आवेग मुक्त अपराधी, आवेग मुक्त अपराधी, सदरलैंड क्या कहते हैं? अपराधी पैदा नहीं होते हैं, बनाए जाते हैं। किसने कहा था? सदरलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश राज्य में किस आयु के लड़कों द्वारा किए जाने वाले सामान्य अपराध को बाल अपराध माना जाता है? भारत में अधिकांश राज्य में किस आयु के लड़कों द्वारा किए जाने वाले सामान्य अपराध को बाल अपराध माना जाता है? 5 से 15 वर्ष, बी 6 से 18 वर्ष, ऑप्शन सी 7 से 16 वर्ष, ऑप्शन डी 10 से 21 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे 7 से 16 वर्ष। ऑप्शन सी, भारत के सभी बाल अपराधियों को 7 से 14 वर्ष तथा 7 से 19 वर्ष की 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया। 7 से 14 वर्ष के अपराधी को बाल अपराधी तथा 14 से 19 वर्ष के अपराधी को किशोर अपराधी के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मद्यपान की समस्या निम्नलिखित में से समाज के किस वर्ग को सबसे अधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है? ऑप्शन ए धनी वर्ग, ऑप्शन बी है पर्यटक वर्ग, सी है मेहनत कश वर्ग, डी है विद्यार्थी वर्ग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे मेहनत कश वर्ग। ऑप्शन सी, फेयर चाइल्ड के अनुसार शराब की असामान्य बुरी आदत ही मद्यपान है। समाज के जिन लोगों को अपने व्यवसाय के दौरान कठोर श्रम करना पड़ता है, जैसे ट्रक चालक, धोबी, कारखानों में काम करने वाले श्रमिक, टेलीफोन एवं बिजली के कर्मचारी आदि स्फूर्ति प्राप्त करने के लिए मदिरा का आश्रय लेते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक विश्वासों के आधार पर जिस प्रथा के रूप में वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहित किया उसे कहा जाता है? धार्मिक विश्वासों के आधार पर जिस प्रथा के रूप में वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहित किया उसे कहा जाता है? खैल परंपरा, बी देवांगना परंपरा, सी देवदासी परंपरा, ऑप्शन डी नियोग परंपरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे देवदासी परंपरा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब से आरंभ किया गया? भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब से आरंभ किया गया? 1950, वर्ष 1952, ऑप्शन सी है वर्ष 1954, ऑप्शन डी है वर्ष 1957। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे वर्ष 1952। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम वर्ष 1952 में आरंभ किया गया। इसका उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार कल्याण के उद्देश्य से किया गया है। तो ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सरकार द्वारा किया जाने वाला कौन सा प्रयत्न समाज कल्याण से संबंधित है? ऑप्शन बड़े बड़े बांध और पुलों का निर्माण, बी है राष्ट्रीय आय में वृद्धि, सी है विस्थापितों के लिए आवास की सुविधाएं, डी है बैंकों का राष्ट्रीयकरण। निम्नलिखित में से सरकार द्वारा किए जाने वाले कौन सा प्रयत्न समाज कल्याण से संबंधित है?
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, विस्थापितों के लिए आवास की सुविधाएं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज कार्य के जनक कौन है? भारतीय समाज कार्य के जनक कौन है? आर के मुखर्जी, बी है डी पी मुखर्जी, सी है राधाकांत मुखर्जी, डी है कुमारप्पा। भारतीय समाज कार्य के जनक कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, डी पी मुखर्जी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्धनता की संस्कृति के लेखक कौन है? निर्धनता की संस्कृति के लेखक कौन है? रुडॉल्फ एंड रुडॉल्फ, पी जे हैबरमास, सी टी बी बोटोमोर, डी है ऑस्कर लेविस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, ऑस्कर लेविस। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के सूत्रधार कौन है? भारत में हरित क्रांति के सूत्रधार कौन है? बीरबल सानी, बी है वी पुरी, ऑप्शन सी है होमी जहांगीर भाभा, ऑप्शन डी स्वामीनाथन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, स्वामीनाथन। ऑप्शन बी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के सूत्रधार कौन है? तो इसका राइट आंसर स्वामीनाथन है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दमनकारी और प्रतिकारी कानून शब्दों का किसने प्रयोग किया है? ऑप्शन दुर्खीम, बी है मार्क्स, सी है सदरलैंड, डी है मैक्स वेबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट में बताएं। दमनकारी और प्रतिकारी कानून शब्दों का किसने प्रयोग किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, दुर्खीम। ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि क्लास पसंद आई हो। क्लास को ज़्यादा शेयर कर दें। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। इसी तरह आप अपना लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर।